वॉकिन फिनिक्स की एक मूवी आ रही है। वॉकिन फिनिक्स कौन? आप लोगों ने जोकर मूवी देखी होगी डीसी कॉमिक्स की, वार्नर ब्रदर्स उस मूवी को बनाया था। उनकी एक मूवी आ रही है, उसका नाम है नेपोलियन, और उसके डायरेक्टर हैं रिडले स्कॉट। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने नेपोलियन की तुलना कर दी हिटलर और स्टालिन से। ऐसे में तो बहस छिड़नी ही थी कि आखिर नेपोलियन की तुलना हिटलर और स्टालिन से करना कितना सही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिटलर, स्टालिन और नेपोलियन के बारे में। तो जानेंगे कि आखिर यह तुलना करना सही था या इस तुलना का कोई औचित्य नहीं है, केवल पब्लिसिटी बटोरना ही इसका एकमात्र औचित्य है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। सामने नेपोलियन की बात आती है तो भारत में भी एक बात, जो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक बात कही थी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया। ये अलग बात है कि नेपोलियन जो है वो 18वीं सदी में था और वहीं पर समुद्रगुप्त जो हैं वो 4वीं सदी में थे। तो ऐसे में कितना इस तुलना को करना सही है या गलत, यह तो आप ही हिदायत कर सकते हैं कि लगभग 1400 साल पहले पैदा हुआ व्यक्ति जिसने कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं, उसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करना जो कि 18वीं सदी के अंत में हुआ और उसने अपने जीवन में अंतिम युद्ध हारा भी, तो ऐसे में यह तुलना कितनी सही कितना गलत, इसकी जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं, आप ही इसका निर्णय लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे नेपोलियन, हिटलर और स्टालिन की बात करूंगा। देखिए, यूरोप के इतिहास की बात की जाए तो यूरोप के इतिहास में नेपोलियन ने जितना प्रभाव डाला शायद ही उतना प्रभाव किसी और ने डाला। नेपोलियन का साम्राज्य एक समय फ्रांस से लेकर मॉस्को तक था। पुर्तगाल, स्वीडन, ऑटोमन एम्पायर, ऐसे ही कुछ 2-3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्यों में जो आज के समय में एक देश बन चुके हैं, उन सभी जगहों पर नेपोलियन का अधिकार था। नेपोलियन आया कहां से, चलिए शुरुआत करते हैं पहले इसकी। देखिए, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई, 14 जुलाई 1789 को जब बास्तील के किले को तोड़ा गया और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई, और इस क्रांति के 3 प्रमुख मुद्दे थे, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लुई 16 को जिस तरीके से वो निरंकुश शासन करता था उसको हटाकर वहां पर यह क्रांति जो है वो शुरू हुई। शुरुआत में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई, लेकिन 1792 में लुई 16 को पकड़ा गया और उसे गिलोटिन करवा दिया गया और उसकी जगह पे वहां पर पहली बार रिपब्लिक का फॉर्मेशन होता है और जैकोबियन क्लब की स्थापना के साथ जैकोबियन की सरकार बनती है, जिसका हेड बनता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर के द्वारा किए गए कार्यों से वहां की जनता बड़ी परेशान थी और रॉबेस्पियर को भी 1794 में गिलोटिन कर दिया जाता है। उसके बाद वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, वह काउंसिल डायरेक्टरी को चुनती है जिसमें 5 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन यह 5 सदस्य सास बहू का झगड़ा करते थे। ऐसे में एक कमांडर जो कि सैनिक था फ्रेंच आर्मी का, उसे मौका मिलता है डायरेक्टरी को हराकर रूल करने का, और वह व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में नेपोलियन डायरेक्टरी को हराकर फ्रांस की गद्दी पर बैठता है, लेकिन अपने आप को वहां का राजा डिक्लेयर नहीं करता। 1799 से 1804 तक कई सारे युद्ध के माध्यम से वह अपने लोगों को हर जगह पर बैठाता है और उनके माध्यम से नियंत्रित करता है यूरोप की हर जगहों को, और 1804 में वह अपने आप को डिक्लेयर करता है फ्रांस का एम्परर। और यहाँ से शुरू होती है नेपोलियन की कहानी। नेपोलियन इटली, स्विट्जरलैंड से जीतते हुए पहुंच जाता है मॉस्को तक, यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ऐसे में कई लोग नेपोलियन की तुलना सिकंदर से भी कर देते हैं, क्योंकि सिकंदर भी युद्ध जीतता जा रहा था, वैसे नेपोलियन भी युद्ध जीतता जा रहा था। नेपोलियन की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि उसे कई लोग हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं, अर्थात लिबर्टी को शुरू करने वाला या लिबर्टी को स्थापित करने वाला। अगर आप जाने तो नेपोलियन के आने से पहले फ्रांस की व्यवस्था जो है वो 3 स्टेट में डिवाइड हुआ करती थी, जिसे कहते थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और इन स्टेट में पहले 2 स्टेट जो हैं वो प्रिविलेज क्लास हुआ करते थे, जहाँ पे फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी हुआ करता था, सेकंड में नोबिलिटी और थर्ड में होते थे आम लोग जो जनरल पीपल होते थे। और ऐसे में टैक्स देने की जिम्मेदारी जो है
ये पूरी की पूरी थर्ड स्टेट पर हुआ करती थी। इस तरीके से फ्रांस का माहौल ऐसा बना हुआ था कि वहां पर सारी सत्ता की चाबी जो है वो पहले और दूसरे स्टेट के पास हुआ करती थी। लेकिन नेपोलियन आया, उसने सबसे पहला काम ये किया कि जितने भी एरिस्टोक्रेट थे, इन एरिस्टोक्रेट को तो उसने खत्म करने का प्रयास किया। कई सारे एरिस्टोक्रेट को उसने फांसी भी चढ़ा दिया। यहां तक कि आप देखेंगे उसने सर्फडम भी खत्म किया। लेकिन अगर आप नेपोलियन के बारे में चीज ध्यान रखेंगे तो नेपोलियन जो है उसने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के थ्रू जो स्लेवरी खत्म की गई थी उस स्लेवरी को वापस से रीइंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा उसने नेपोलियनिक कोड 1804 में लागू किया और इस नेपोलियनिक कोड के माध्यम से उसने काम करने की जो स्वतंत्रता है वह लोगों को प्रदान करी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को उसने अच्छा किया, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को ठीक किया, करेंसी सिस्टम को ठीक किया और फ्रांस में एक लैंग्वेज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वह लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए, अगर नेपोलियन को देखेंगे तो नेपोलियन जो है वह कैदी बनाने में बहुत ध्यान ही रखता था। नेपोलियन डिक्टेटर था, लेकिन नेपोलियन उसके बाद भी बहुत कम लोगों को मारा है। जब हम बात करते हैं हिटलर और स्टालिन की, तो हिटलर ने जहां तक जातीय या नस्लीय हिंसा की थी, हिटलर ने जूइश को मारा था इसलिए क्योंकि वो जूइश है। नेपोलियन ने इस वजह से किसी और को नहीं मारा, लेकिन हिटलर ने जूइश को मारा और उसने चुन चुन कर लोगों को मारा। कंसंट्रेशन कैंप और गैस चैम्बर में लोगों को ठूंसा और वहां पर उनका कत्ल किया। और सिर्फ इस बात पे कत्ल किया क्योंकि हिटलर का यह कहना था कि भाई जो नॉर्डिक आर्यंस हैं वो सुप्रीम रेस हैं, जबकि जो जूइश हैं वो सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले हैं। ऐसे में उसने डार्विन के सिद्धांत पे आधारित होकर उसने कहा कि भाई जो स्पीसीज फिट होगी वही सरवाइव करेगी। ऐसे में जूइश जो है उन्हें जीतने का अधिकार ही नहीं है और हिटलर ने सिर्फ इसी वजह से जूइश को मारना शुरू किया। यहां तक कि वह यह भी कहता था कि 2000 साल पहले जब जूइश लोगों ने क्राइस्ट को मारा, ऐसे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन लोगों की हत्या करूं। अर्थात उसने सिलेक्टिव होकर लोगों को मारा। यहां तक कि जो लोग हिटलर की रिजिम का अपोज किया करते थे उनको भी मारना शुरू किया। वहीं पर बात करें स्टालिन की, तो स्टालिन 1924 में व्लादिमीर लेनिन के मरने के बाद रूस पे कंट्रोल करता है और यूएसएसआर की स्थापना उसी दौरान पे हुई थी। ऐसे में स्टालिन ने भी जिन जिन लोगों ने उसका अपोज किया उनको चुन चुन कर मारा। मतलब स्टालिन और हिटलर ये ध्यान रखते थे कि हमें किसे मारना है, कौन हमारा विरोधी है, जबकि नेपोलियन के साथ ऐसा नहीं है। नेपोलियन विस्तारवादी था, लेकिन उसने लोगों को चुनकर नहीं मारा, अर्थात उसने जाति या नस्ली हिंसा नहीं करी। वहीं पर स्टालिन और हिटलर ने जाति और नस्ली हिंसा करी है। स्टालिन के बारे में अगर बात किया जाए तो उसने एक सिस्टम शुरू किया था कलेक्टिव फार्मिंग, जहां पर वो सारे गांव की जमीनों को एक साथ जोड़ता था और कहता था इसमें एक साथ मिलकर खेती करो और जो इससे फसल आए उसको आपस में बांट लो, अर्थात प्रॉफिट शेयर कर लो। और जो लोग इसका अपोज करते थे उनको स्टालिन ने मारना शुरू किया। ऐसे में स्टालिन ने सेलेक्ट होकर मारा। स्टालिन का जो कॉन्सेप्ट था वो कम्युनिज्म बेस्ड था, वहीं पर हिटलर जो है वो राइट विंग पॉलिटिक्स करता था। लेकिन इन दोनों लोगों ने जितनी हत्याएं की हैं उतनी हत्याएं शायद किसी और ने नहीं करी हैं। ऐसे में हिटलर और स्टालिन की तुलना अगर हम लोग नेपोलियन से करेंगे वो सही नहीं है। नेपोलियन ने पूरे फ्रांस में एक नया सिस्टम शुरू किया था। ये अलग बात है कि नेपोलियन की इस वजह से आसपास के जो राजतंत्र हैं वो काफी परेशान हुए। ऑस्ट्रिया का चांसलर डुइक मैटरनिक उसने वियना कॉन्फ्रेंस किया और वियना कॉन्फ्रेंस करके उसने प्रशिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस का बर्बन डायनेस्टी और ब्रिटेन को साथ मिलाया और साथ मिलाने के साथ साथ उसने बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद उसे एक्साइल कर दिया। उसे मारा नहीं गया, एक्साइल कर दिया गया। और मैटरनिक ने उसके बाद कई सारे ऐसे काम किए जिससे साफ दिखाई देता है कि मैटरनिक जो है वो केवल नेपोलियन को खत्म करना चाहता था, उसकी जो लीगेसी उसको खत्म करना चाहता है। उसके जाने के बाद फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई। यहां तक कि नेपोलियन ने जर्मनी के कुछ एरियाज को जीता था और उनका एक को-फेडरेशन बनाया था जिस पर भी ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया था। ऐसे में आप देखोगे कि नेपोलियन ने जो स्थिति बनाई उस स्थिति के बाद पूरे फ्रांस में एक नया सिस्टम शुरू हुआ। खासकर लिबर्टी, लोगों के काम करने की स्वतंत्रता अगर हमें यूरोप में दिखाई देती है तो वो नेपोलियन की देन है। यहां तक कि इटली और जर्मनी के बनने में भी नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान है।
ये अलग बात है कि ये योगदान हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो जो नेशन हमको दिखाई देता है यूरोप में, वो नेपोलियन के द्वारा ही स्थापित किया गया था। नेपोलियन ने ही एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हमें नेशन बनना चाहिए। और ऐसे में हिटलर जो केवल लोगों को मार रहा है, केवल अपनी सत्ता और अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए, यही काम स्टालिन ने भी किया है। अगर आपको तुलना करनी है तो आप नेपोलियन की तुलना लुई 14 से कर सकते हैं, लेकिन हिटलर स्टालिन से उसकी तुलना करना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। तो दोस्तों ये बात थी, ये मेरे विचार थे नेपोलियन, हिटलर और स्टालिन को लेकर जो अभी मूवी आ रही है उसके आधार पर मेरा यह यहाँ पर मानना है। ऐसे में आप भी अपने निर्णय यहाँ पर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बातें कहिए, फिर हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में जब आपके कमेंट मेरे पास पहुंचेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।